बच्चे हों या बड़े, हम सभी को फूल बहुत पसंद आते हैं। उनके चटकीले रंग, बेहतरीन खुशबू बरबस ही हमें उनकी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, अनेकों पशु पक्षी कीट पतंगे अपने फूलों की ओर आकर्षित होते हुए देखे होंगे। तो ऐसा क्या है जो फूलों की ओर हमें आकर्षित करता है, हमारे दिल को खुश कर देता है, नए नए सपने जगा देता है? तो जनाब, सपनों से जागिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फूलों को आपके रोमांटिसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल में ये एक प्रक्रिया है जिसके लिए वो इस सारे प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अर्थात परागण। परागण की प्रक्रिया जिसमें फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को तैयार करता है, प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और इस प्रकार से आपने देखा कि नई जनरेशन के लिए बीज को तैयार करता है। तो आज हम इसी प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया पॉलिनेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉलिनेशन क्या है, कैसा होता है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। आज हम लोग लेके चलेंगे एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अर्थात पर परागण के लिए जो विभिन्न माध्यम होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं एसएमबी इंटर कॉलेज की इस वर्चुअल स्टडी क्लासेस में। उच्च माध्यमिक वर्ग के संवर्ग में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर, जिसमें यूनिट नंबर 6 हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें अभी आपके सम्मुख प्रस्तुत है इसका तीसरा खंड। ओके, तीसरे खंड के अंतर्गत यानी कि यूनिट 6 जो है आपके यहाँ रिप्रोडक्शन की है, जिसमें सेकंड चैप्टर है पुष्पीय पादपों में जनन अर्थात फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत आज हम लोग स्टडी करेंगे एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर्टिकुलरली द क्रॉस पॉलिनेशन। अभी पॉलिनेशन के बारे में आपने जाना कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें कि परागकण जो हैं एक फूल से उसके परागकोश से निकल करके दूसरे या उसी पुष्प की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को नॉर्मली परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। ये आपने स्टडी किया। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेप में दिशा में ये एक बहुत ज़रूरी कदम है। ओके, सॉरी यस। तो बाकी आपने ये भी जाना कि परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। चलिए, स्वपरागण जिसके बारे में आपने जाना कि हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऑटोगैमी और नीटोगैमी। ऑटोगैमी जिसके लिए मैं आपको बताया था कि अगर एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के बीच में कहना चाहिए कि उसी के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और उसको पॉलिनेट कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज द ऑटोगैमी, अर्थात इसको ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरा रहा नीटोगैमी या नीटोनोगैमी। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो फ्लावर है वो तो वही रहता है, लेकिन उसी प्लांट के ऊपर स्थित दूसरे फ्लावर को, यानी कि फ्लावर चेंज हो जाएगा, प्लांट सेम रहेगा। बात क्लियर है ना? तो उस केस को हम लोग बोलते हैं नीटोगैमी। यस। इसके अलावा पिछले टॉपिक में हम लोग स्टडी किए थे स्वपरागण के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आप बेहतरी से उसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वन इज़ द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग स्टडी किए थे क्रॉस पॉलिनेशन नॉर्मली ऐसे प्लांट्स में जिसमें फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, वहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत लाजमी है, अर्थात मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, या आप ऐसा कहिए मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो उस कंडीशन में सेम फ्लावर के बीच में, यानी उसकी स्टिग्मा और उसके एंथरलोब के बीच में पोलन ग्रेन्स का एक्सचेंज वगैरह नहीं हो पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉलोअप होता है क्रॉस पॉलिनेशन।
तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जेनेटिक व्यू पॉइंट से हम बात करें तो दोनों के दोनों फ्लावर्स स्लाइटली डिफरेंट हो जाते हैं, तो उसके अंदर एक जो हाइब्रिड विगर है वो ज़्यादा डेवलप होकर के चलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है, इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो पॉलिनेशन यानी क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है, इसके लिए एजेंसीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात ये पूरी तरह से एजेंट्स पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर नेचर के लिए एक बैलेंस बन करके चलना ज़रूरी है। अगर एजेंट उस एरिया से ख़त्म हो गया तो सीधी सी बात है अल्टीमेटली प्लांट भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यही कुछ लेना देना है कीस्टोन स्पीशीज़ से, जो हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, अभी आप केवल टर्म याद रखिएगा, कीस्टोन स्पीशीज़ एक टर्म आती है जिसको एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट मान के चलते हैं। परागण की प्रक्रिया में बहुत सारे एनिमल हो सकते हैं एजेंसीज में, प्लांट्स, वाटर हो सकता है, हवा हो सकती है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड हो सकते हैं, कुछ कॉमन हो सकते हैं। तो तमाम तरह के एजेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम क्या करना है, अभी स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। ओके, अच्छा, अब एक चीज़ और भी आती है कि अगर हम परागण के स्रोत के आधार पर बात करें तब भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को क्या हुआ कि 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था, इन टोटल बात करें तो ऑटोगैमी है, यानी सेम फ्लावर के बीच में, ग्नीटोगैमी है, या इसको गीतोनोगैमी जो हिंदी में लिखना चाहे आप वो, उसमें मैंने बताया था कि प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, और जेनोगैमी जहाँ पर जेनेटिकली दोनों फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि प्लांट भी डिफरेंट है। यस, तो ये 3 टर्म्स आती हैं, इसको आप थोड़ा समझ के चलिएगा। चलिए अभी लेके शुरुआत करते हैं हाइड्रोफिलस प्लांट से। हाइड्रो, अभी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जहाँ भी टर्म आ जाती है हाइड्रो का मतलब होता है पानी से, और फिलस मीन्स लविंग। ऐसे प्लांट्स या ऐसे फ्लावर्स जो एक्वाटिक कंडीशंस में ज़्यादा उगते हैं, जहाँ जलीय अवस्था में उगते हों या तालाब के अंदर या ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा उगते हैं। पानी के अंदर उगने वाले जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बेस पर हम लोग क्या है उनको नॉर्मली 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बाद में उसकी माइनर कैटेगरीज में। जैसे कि आप देख रहे हैं इमर्जेंट मतलब पानी से बाहर निकले हुए, यानी प्लांट भले ही पानी के अंदर शुरुआत की उसने ग्रो होना, लेकिन उसके जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ आते हैं, बाहर निकल आते हैं। यस, तो दे आर कॉल्ड एज द इमर्जेंट टाइप ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, तो अब तालाब के किनारे जो भी ग्रासेस हैं, दलदली चीज़ें हैं, वो दलदल में जैसे रेननकुलस एक बेस्ट एग्जांपल है तो इमर्जेंट प्लांट्स का, तो उन सब में जो है इस तरह का हो जाता है। बाकी टाइफा है, एलिफेंट ग्रास है, ये सब प्लांट्स जो हैं इमर्जेंट टाइप के प्लांट्स कहलाते हैं। दोबारा समझ लीजिए, इमर्जेंट मतलब जो शुरुआत तो किए थे पानी के अंदर से, दलदली ज़मीन से, लेकिन उनके अंदर जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स हैं यानी फ्लावर्स वगैरह हैं वो कहाँ बनते हैं, एयर में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई ज़्यादा बड़ी समस्या है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए हवा का साधन मौजूद है, कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है, दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग टाइप के। अब फ्लोटिंग 2 तरह के हो सकते हैं, पहले फ्लोटिंग ऐसे जो रूटेड हों, और दूसरे जो है फ्री फ्लोटिंग हों। रूटेड की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोटस वगैरह जो हुआ, यानी इनकी लीव्स जो हैं सरफेस तक पहुँच जाएंगी, सरफेस के ऊपर तैरेंगी, लेकिन प्लांट जो है वो क्या होगा, रूटेड होगा ज़मीन के अंदर, दलदल में कहीं या तालाब के अंदर ज़मीन में लगा हुआ होगा। ओके, तो ये रूटेड का एग्जांपल हुआ। इसमें सिंघाड़ा भी ले सकते हैं, बाकी टाइफा और वो क्या बोलते हैं उसको, लोटस है, लिली है, ये सारे प्लांट्स इसी तरह के आ जाएंगे। अगर हम बात करें तीसरी एक और कैटेगरी में बन के जो चलती है, दैट इज़ द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग मीन्स अब सरफेस के ऊपर हैं, पानी की सरफेस के ऊपर, बट उनकी रूट्स जो हैं अंदर बॉटम में नहीं पहुंच रही हैं, फ्री हैं। हाँ, अब इसमें एग्जांपल लेके चलें, बेस्ट एग्जांपल मैं आपकी इस फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको, दैट इज़ ऑफ अकॉर्निया जलकुंभी। ओके, समुद्र शोक। तो जलकुंभी या समुद्र शोक या आइकॉर्निया जो भी आप उसको कहिएगा, या टेरर ऑफ बंगाल अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो बंगाल का टेरर जो है उस सब प्लांट्स का एक ही नाम है, एक ही प्लांट्स के डिफरेंट काइंड ऑफ द नेम्स हैं। तो इनमें लेकर के चलें तो क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग एग्जाम्पल्स है उसका। वहाँ भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि उसके फ्लावर्स भी कहाँ होते हैं, ऊपर एयर में होते हैं। ठीक है ना,
पे यानी वाटर की सरफेस से ऊपर होती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नीचे यहाँ पर कि सबमर्ज प्लांट्स में, सबमर्ज प्लांट्स यानी पानी के अंदर डूबे हुए। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं और दूसरे क्या है, रूटेड हो सकते हैं। अब यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वेलिसनेरिया है, तो वेलिसनेरिया का जो प्लांट है, इस तरह के जो प्लांट्स हुए वो रूटेड हुए यानी ज़मीन तालाब के ज़मीन में लगा हुआ होगा उसके रूट्स। बाकी फ्री फ्लोटिंग में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रिला का। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में ज़रूर सेट होने चाहिए कि आप बात करें इमरजेंट का एग्जाम्पल कौन सा है, आप कहें फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, फ्लोटिंग रोटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल कौन सा है, सबमर्ज रूटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, इनको आपके दिमाग में जरूर रखना चाहिए। तो कहने का मतलब अब ये हुआ कि जो पर्टिकुलरली सबमर्ज रूटेड टाइप के हैं उनमें क्या रहता है, उनमें ये पॉलिनेशन का जो है वाटर के एजेंसीज के माध्यम से होता है। अब कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसे फूल जो पानी के माध्यम से परागित होते हैं। ओके, दूसरा बात, अक्सर इनके फ्लावर्स बहुत छोटे होंगे, ठीक है ना। अब फ्लावर के बड़े होने या छोटे होने का सीधा सीधा मतलब केवल अट्रैक्शन से है। अगर उसको लग रहा है कि पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट कर पाना मुश्किल है, टफ है, तो सीधी सी बात है आपको क्या करोगे, बड़ा सिग्नल देना पड़ेगा। या फिर मैं कहिएगा कि आप इसको कुछ इस तरह से लेकर के चलिए कि अगर आपके इलाके में टीवी सिग्नल्स बहुत वीक हैं तो आपको बहुत बड़े आकार की छतरी या फिर बहुत बड़े आकार का जो ऊपर डिश होता है वो, या आप कहिएगा कि एक एंटीना लगाना पड़ेगा। ओके, जिससे कि वीक सिग्नल्स को भी वो आसानी से पकड़ ले। और अगर बहुत प्रोमिनेंट सिग्नल्स हैं तो आप एक छोटा सा कहते हैं कि बहुत स्मॉल साइज़ की छतरी लगा दीजिएगा या फिर एंटीना लगा दीजिएगा, तो वो भी क्या है आसानी से। और कई जगह पर तो हमने ये भी देखा था कि जो एनसीआर के आसपास होते हैं वहाँ पर क्या करते थे कि जो कपड़े वाला हैंगर होता है उसको मोड़ करके एल्युमिनियम के हैंगर को उसी से एंटीना बना लिया करते थे। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि एजेंसीज को कितनी आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है उसके ऊपर फ्लावर का साइज़ होगा। तो मुख्य बात जो यहाँ आती है, अब पूछा जाता है आपसे कि हाइड्रोफिलस प्लांट्स के या हाइड्रोफिलस मीन्स यहाँ पर टर्म फिली अगर यूज़ करते हैं तो पॉलिनेशन के लिए आती है, फिलस मीन्स जो पानी से संबंधित होते हैं फ्लावर। अभी मेरा मतलब यहाँ पर कहने का था कि हाइड्रोफिलस प्लांट्स जो हुए उसमें एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, फ्लावर्स की साइज़ बहुत छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पर एक और भी है कि इसको एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पानी के अंदर ही पोलन ग्रेन्स फ्लोट करते हुए जाएंगे और दूसरे प्लांट्स यानी उसी स्पीशीज़ का जो दूसरा प्लांट है या उसका फीमेल पार्ट तक वो आसानी से पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है वहाँ पर इस तरह के एजेंट्स की ज़रूरत ना पड़े कि किसी एनिमल या फिर किसी और एजेंसी को वहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़े। तो पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके मार्फत होती है, वो होती है पानी के मार्फत, यानी कि जो वाटर है उसके वजह से होती है, ठीक है। तो इनकी पंखुड़ियों पर खुशबू वगैरह का कोई ख़ास मतलब नहीं है। डिफरेंट काइंड ऑफ द कलर्स भी नहीं होंगे, डल कलर्स होंगे। मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ सबमर्ज प्लांट्स के बारे में। ओके, हाँ, एक स्पेशलिटी जो होगी वो परागकणों में कुछ फ्लोटिंग की टेंडेंसी होना जरूरी है, यानी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी जो उसमें बुएंसी डेवलप करें, उत्प्लावकता डेवलप करें, जिससे कि वो पानी के अंदर डूबे नहीं, वो तैरते रहे। तो ये कुछ विशेषताएं हुई ऐसे प्लांट्स के बारे में जिनमें हाइड्रोफिली अर्थात जल परागण देखने को मिलता है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आजकल कंपटीशन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ तो हो गई है, वो ये है कि वो टर्म को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। अभी आपने जैसे मैं जानबूझ करके लिखा है इसको, बुक्स में हो सकता है आपको यहाँ पर जल परागण लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन कंपटीशन में यहाँ पर सीधा वो हाइड्रोफिली या हाइड्रोफिलस ही लिखेंगे। अब यहाँ और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आपको ये टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। जल परागण लिख, अब वो पूछेगा सीला कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो जल परागण, तो आप समझ जाएंगे पानी में उगने वाला पौधा है तो जल परागण ही होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं। ओके, तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए कि आप उसको इंग्लिश में ही तैयार करें। नेक्स्ट वन इज जूफिलस। देखिए, जहाँ भी टर्म आती है जू, मैं बताया भी था आपको, जू मीन्स जून, जून मीन्स एनिमल्स, और उसी से बना जूलॉजी,
तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो किस पर डिपेंड करती है, एनिमल्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द जूफिली। अब जूफिली या जूफिलस फ्लावर्स जो हुए, उनके केस में अगर हम लोग बात करें तो एक बेस्ट एग्जाम्पल निकल करके आता है किसका, एनिमल्स का। एनिमल्स में पर्टिकुलरली हम लोग जो बस बात कर रहे थे, कोई भी एनिमल हो सकता है, यानी इसके बाद में सब क्लासिफिकेशंस और भी बनेंगे, सब टाइप्स और भी बनेंगे। उन एनिमल्स के केस में हो सकती हैं आपकी बैट्स, हो सकते हैं ह्यूमन बींग्स, हो सकते हैं इंसेक्ट, हो सकते हैं एंड क्या नाम है आपका है कुछ हेलमिन्स हैं या स्नेल्स हैं, मॉलस्क हैं, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। सो अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया एनिमल्स के द्वारा कैरिड ओवर हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूफिली या जंतु परागण बोलेंगे। अच्छा, अब इसकी कुछ विशेषताएं क्या हुई, जैसे मैं आपको बताया भी था कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि स्तनधारी हो सकते हैं, चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अब बाद में इनको स्पेसिफाई भी करेंगे अलग से। अब इनकी स्पेशलिटी क्या होगी ये समझना जरूरी है। एनिमल्स को अट्रैक्ट करना है तो सीधी सी बात है कि ये जो फ्लावर्स होंगे ये कैसे होंगे, ब्राइट कलर के होंगे, और डिपेंड करता है रात में खिलना है इसको कि दिन में खिलना है, उसी हिसाब से उनका कलर होगा। मायने रात में खिलने वाले जो फ्लावर्स हैं उसमें डिफरेंट कलर्स नहीं होंगे, नॉर्मली वाइट होंगे, लेकिन सेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, खुशबूदार बहुत ज़्यादा होंगे। यस, क्योंकि क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। और आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे कि रात की चांदनी में, चंदा की रोशनी में, सितारों की रोशनी में सफ़ेद रंग बड़ी आसानी से दिखाई देता है। ओके, बाकी डिफरेंट कलर्स जो हैं उनका जो आप कहिएगा कि जो दिखने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके पोलन ग्रेन्स स्पेशली स्टिकी टाइप के होने चाहिए। स्टिकी मीन्स चिपकने वाले होने चाहिए, यानी कोई भी अगर एनिमल उससे कांटेक्ट में आया है तो उसकी बॉडी से या बॉडी पार्ट से वो क्या हुआ, वो जा कर के चिपक जाए। यस, अब चिपक गए मतलब कोई इंटेंशनली नहीं है, लेकिन नेचर में जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या नाम चाहिए, सहजीविता, सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस जानबूझ करके नहीं की जाती है, वो तो सब अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, वो अलग बात है कि इनडायरेक्ट वे में दूसरे का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, तो कहना चाहिए कि जो भी एनिमल्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं एजेंसीज के मार्फत, तो उनमें क्या है, कोई ये सोच करके नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ से पोलन ग्रेन्स ले करके जा रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में पोलन ग्रेन्स के अंदर ही ऐसा कुछ अडेप्टेशंस होनी चाहिए जो उस एनिमल की या एजेंसी जो भी एजेंट है उसके बॉडी से वो स्टिक अप हो जाए, चिपक जाए। तो यानी कि इस तरह की स्पेशली डिज़ाइन उनका होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल जो लेकर के चलते हैं, एनिमोफिलस, बहुत वास्ट एग्जाम्पल। एनिमोफिलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल एडवांस जो उसको कहा जाता है, नॉर्मली देखिए, एक तो आप ये याद रखिएगा कि जैसे एनिमल्स में आप एवोल्यूशन व्यू पॉइंट लेकर के चलते हैं, जैव विकास का आधार लेकर के चलते हैं कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा विकसित है, कौन सी जो है प्राचीन प्रकार की है। सेम काइंड ऑफ द एवोल्यूशन इज कैरिड ओवर बाय द प्लांट्स। प्लांट्स में भी ऐसा ही एवोल्यूशन होकर के चलता है। तो अगर हम इस दौर में बात करें तो जिन्हें हम लोग बात करते हैं एक बीजपत्री है, तो मोनोकॉट प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा एडवांस हैं एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट। मोनोकॉट में भी अगर हम सुपर एडवांस के बारे में बात करें तो किसके लिए बात करेंगे, ग्रासेस के बारे में, घासों के बारे में बात करेंगे। ओके, जो आज की जनरेशन के हिसाब से, आज की रिक्वायरमेंट एटमॉस्फेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा एडवांसली हाईली डेवलप्ड हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनिमोफिलस, देखिए यहाँ पर आप लोग कभी कभी कन्फ्यूजन कर जाते हैं, जल्दबाजी में एनिमो को सोच लेते हैं कि एनिमो का मतलब शायद एनिमल से रहा होगा, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमो का मतलब होता है हवा से। ओके, एनिमोफिलस का जो एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं तो वो अपने अब तक जो जिम्नोस्पर्म पढ़े होंगे, तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है हमेशा, कोई और एजेंट होता ही नहीं है। अब हवा के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। हवा कोई डेफिनेट नहीं है, इसीलिए पोलन ग्रेन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होना जरूरी है क्योंकि वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, पहली बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी बायोटिक एजेंसी का होना जरूरी नहीं है। हवा चली तो पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए पहुँच जाएंगे, चाहे वहाँ के उस एरिया के सारे एनिमल्स
हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या है कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ उसको, अब देखिए यहाँ पर ये पोलन ग्रेन ज़्यादा बना रहा है, ठीक है, एक लोड बढ़ा उसके ऊपर, लेकिन दूसरी तरफ ना उसको खुशबू पैदा करनी है, ना ही उसको नेक्टर पैदा करना है, ना ही उसको ब्राइट कलर के फ्लावर्स पैदा करने हैं, ना ही बड़े साइज़ के फ्लावर्स डेवलप करने हैं। तो इन सब समस्याओं से तो बच गया। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम में एनिमोफिलस प्लांट्स जो हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं, हाईली डेवलप्ड। अब इसका मतलब क्या हो, एनिमोफिलस सॉरी, एनिमोफिलस जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, दे आर डिपेंडिंग दिस काइंड ऑफ द पॉलिनेशन इज बेस्ड ओवर द एयर, विंड, हवा के ऊपर निर्भर करता है। अब हवा के लिए क्या क्या अडेप्टेशंस होंगे, आपने बताया मैं आपको कि बहुत छोटे मतलब माइन्यूट साइज़ के फ्लावर्स होंगे, कोई खुशबू वगैरह की ज़रूरत नहीं है, दिखाई भी आपको शायद न दे पाते हों। आपने कभी घास के फ्लावर्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि अमूमन आपको वो इतने छोटे होते हैं कि नहीं देख पाए होंगे। इवन बड़े अगर हम लोग बात करें तो आपने प्रोमिनेंट टाइप के फ्लावर्स ना तो मक्का में देखे होंगे, ना बाजरा में देखे होंगे, ना गेहूँ, जौ, इनमें से किसी में भी आपको स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर्स नहीं दिखाई दिए होंगे। यस, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, एनिमोफिलस टाइप ऑफ द प्लांट्स हैं। अब इनकी विशेषता ये होती है कि अब देखिए हवा के द्वारा जाने हैं तो ना तो इन्हें चिपकने के लिए कुछ चाहिए, ना ही कुछ ऐसी स्पेशल एडेप्टेशन चाहिए कि ये तैरें। हाँ, लाइट वेटेड होना बहुत ज़रूरी है, इनका आकार में बहुत छोटा और बहुत हल्का होना बहुत ज़रूरी है पाउडर फॉर्म में। तो मैं आपको अगर ध्यान हो, जब मैं इससे सेकंड वाली जो स्लाइड वो वीडियो बताए थे आपको, तो उसमें मैं जिक्र किया था सल्फर शावर के बारे में। पीले रंग के घने बादल बन जाते हैं चीड़ के जंगलों में, ओके, और वो पूरे इतने पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, इतने हवा में एक साथ छूटते हैं कि पीले रंग के बादल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लगता है जैसे बादलों को झुंड जाए कहीं पर जा रहा हो, ओके। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा संख्या में और लाइट होना, उनका हल्के होना बहुत ज़रूरी है। यस, अच्छा, बाकी ऐसा कोई खास बात नहीं है। कुछ स्पेशल केस में क्या है, विंग पोलन ग्रेन्स भी बन जाते हैं। विंग का मतलब है उसके अंदर थोड़ी पंख जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो मैं समझता हूँ एनिमोफिलस जो प्लांट्स हैं या एनिमोफिलस फ्लावर्स जो हैं, उनके एग्जांपल्स आप बेहतरी से बता पाएंगे। मोटे तौर पर याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि जितनी भी ग्रासेस हैं उन सब ग्रासेस में एनिमोफिलस होता है। दूसरा बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म का। अनावृत बीजी पौधों में भी क्या होता है, एनिमोफिलस टाइप ऑफ द यानी जंतु परागण की प्रक्रिया, और सॉरी ये वायु परागण की प्रक्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग। इट इज एंटोमोफिलस। अभी आपने एनिमल्स के बारे में बात किया था, तो एंटोमोलॉजी आप जानते हैं ना, एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट। तो जहां भी एंटोमो आ गया तो एंटोमो का मतलब किससे हुआ, इंसेक्ट से हुआ, तो यानी कि कीट परागण से हुआ। यस, जंतुओं में बहुत बड़ा रोल जो होता है कीटों का होता है पॉलिनेशन के। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों तितली, क्यों मधुमक्खी पौधों के आसपास घूमती रहती है, फ्लावर खिलते ही जाने कहाँ से वो खुशबू लेती हुई आ जाती है। ओके, और क्यों आजकल जो एडवांस टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं उसमें फसलों के बीच में, ख़ास तौर से सरसों वगैरह में क्या करते हैं, मधुमक्खी के बॉक्स रखते जाते हैं एपीकल्चर के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। बड़े बड़े जो कहना चाहिए कि लकड़ी के कुछ डब्बे होते हैं जिनमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है अब आप समझ पा रहे होंगे। सीधी सी बात है कि उस एरिया में जो पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाना उसका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि जितने पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ पॉलिनेशन होंगे, और पॉलिनेशन सक्सेसफुल जितने हो जाएंगे उतने ही ज़्यादा प्लांट के अंदर सीड बनने की चांसेस ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि फ्लावर तो अच्छे आए लेकिन उनके अंदर क्या हुआ, सीड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। तो अब सरसों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तिलहनी फसलों में जब तक बीज नहीं होंगे तो क्या करेंगे उनका जी, ओके। उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है, जो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो सीड्स के बारे में ज़्यादा है। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, अ मेजर रोल इन केस ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑफ इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी बात करें हम लोग विशेष तौर पर मधुमक्खियों का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती हैं वो कौन आती हैं, बीज।
यानी कि हनी बीज। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट लेकर चलें। मतलब अब यहाँ एक चीज़ और याद रखना, आप बुक्स में पढ़ेंगे कहीं पर आपको 75 मिल जाएगा या 80% मिल जाएगा। तो यानी 80% पॉलिनेशन का जो केसेस होते हैं वो किसके द्वारा कैरिड ओवर होते हैं? हनी बीज के द्वारा होते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरी बात यह है कि ऐसी क्या विशेषता होनी चाहिए प्लांट्स में, एंटोमोफिलस समझ रहे हैं ना, यानी कि ये कीटों के द्वारा परागत होते हैं। अच्छा, कीट क्या हैं ये मैं नहीं समझता कि अब आपको बताना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं 6th क्लास के कि ऐसे इंसेक्ट जिसमें 3 जोड़ी टांगें होती हैं नॉर्मल वे में, आर्थ्रोपोड्स, उन्हीं को नॉर्मली हम लोग कीट कहते हैं। बाकी सब चीज़ें हैं। चलिए, तो अभी दूसरी बात बताया मैंने। अब यहाँ उन कीटों को अट्रैक्ट करना है, तो उन कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं रिपीट करूँगा, अगर वो दिन के फ्लावर्स हैं, दिल में खिलने वाले डायरोनल फ्लावर्स हैं, तो उस कंडीशन में ब्राइट कलर का होना ज़रूरी है। और अगर वो नॉक्टर्नल फ्लावर्स हैं तो उसमें खुशबू का होना ज़रूरी है, भले ही उनका कलर ब्राइट ना हो, वाइट कलर हो। यस, सवाल भी आता है कि रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं खुशबूदार और सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं या रंगहीन क्यों होते हैं? तो उसका कारण आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, पर्पज़ है कीटों को अट्रैक्ट करना। अब इसके बाद में हम जो बात कर रहे थे कि यहाँ भी ये है कि अब कभी मक्खी या मधुमक्खी कभी आपके आसपास बैठे तो बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। उसके जो पैर होते हैं उसमें पॉलन पॉकेट्स होती हैं। पॉलन पॉकेट्स के अलावा क्या है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे से, दूर से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पास में आप ध्यान से देखेंगे, या कभी आपको कोई मरी हुई मधुमक्खी मिल जाती है तो उसको अपनी लैब में लाइएगा, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखेगा तो पूरी बॉडी के ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मैं याद रखिएगा, हेयर नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, लेकिन उसकी जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ओके, अच्छा, आगे बात करें हम लोग, तो मैं बताया भी था कि इस कैटेगरी में मुख्य रूप से जो है वो हनी बी और बटरफ्लाई वगैरह आती हैं, मॉथ वगैरह भी आते हैं। अब यहाँ पर बात थी कि खुशबू के अलावा ब्राइट कलर होगा, खुशबू होगा और नेक्टर भी होगा। बिना लालच के कोई किसी के पास नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे ना? तो पेटल्स हैं, उसने दूर से तो अट्रैक्ट कर दिया। अब दूर से अट्रैक्ट कर गया तो पास में आकर के देखेगा, बोला हाँ ठीक है, चमकीला रंग है, उसके बाद में वो चला जाएगा। अब कुछ ना कुछ लालच तो चाहिए। क्यों मधुमक्खी उसके पास घूम रही है, क्यों बटरफ्लाई उसके पास घूम रही है? ऐसे फ्लावर्स नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर्स जिसको इकट्ठा करके हनी बीज या बटरफ्लाईज जो हैं, मतलब पर्टिकुलरली हनी बीज क्या करती हैं, इन पोलन्स को, नेक्टर्स को लेकर के कहाँ चले जाती हैं, अपने जो उनका हाइव है उसमें जाती हैं, मतलब छत्ते में जाती हैं, और फिर उससे बाद में वो अपनी सलाइवा के साथ में मिला करके शहद का निर्माण करती हैं। ऐसे आपने कभी बटरफ्लाई को भी देखा होगा बड़े ध्यान से, परेशान किए बिना। तो क्या होता है कि उसका जो एक लंबी सी प्रोबोसिस सूंड सी निकलती है, पतली सी, और वो जाकर के इंजेक्ट हो जाती है प्लांट के सेंटर में, वहाँ से धीरे धीरे रस वो चूसती रहती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या क्या उसके पास अडेप्टेशंस होनी चाहिए फ्लावर के पास कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, बाकी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ कि उसका चमकदार होना भी ज़रूरी है या कुछ और स्पेशल क्वालिटीज़ उसके अंदर होना ज़रूरी है। तो ये हमने बात की एंटोमोफिलस प्लांट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। नेक्स्ट लेके चलते हैं ऑर्निथो। देखिए, ऑर्निथोलॉजी ध्यान कीजिएगा, जब आपको 11th का वीडियोस देखे होंगे आप लोग, या 11th क्लास में आपको जिसने बताया होगा, तो वहाँ बताया होगा कि ऑर्निथो का मतलब बर्ड से होता है। यस, तो ऑर्निथोलॉजी क्या हुआ, समझ पा रहे होंगे आप लोग, स्टडी ऑफ बर्ड्स। और मोस्ट प्रोमिनेंट एक ऑर्निथोलॉजिस्ट इंडिया के काफ़ी फेमस हैं, वर्ल्ड फेम, आप जानते होंगे, प्रोफेसर सलीम अली, जो AMU से बिलोंग करते थे, बाद में बॉम्बे म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में शिफ्ट हो गए। ओके, तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ऑर्निथोफिलस का मतलब क्या हुआ, अगर बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसमें एक बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हैं, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की क्या स्पेशलिटी मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो हमिंग बर्ड, अब हमिंग बर्ड की पहली स्पेशलिटी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि दैट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। यानी कि अगर ऑर्निथोफिलस प्लांट्स के बारे में बात की जाए तो बहुत छोटे आकार के पॉलिनेटिंग एजेंट्स के रूप में बर्ड्स का होना जरूरी है। बर्ड्स साइज में छोटी होंगी, बर्ड्स की लंबी चोंच होगी जो अंदर तक गहराई से जाकर के नेक्टर को ले सके। ओके,
और बाकी उसके अंदर अब ऐसा तो नहीं कि बर्ड जाकर के फ्लावर के ऊपर बैठ जाएगी तो पता लगा कितना भी लाइट वेट उसका रहा हो वो फ्लावर ही नीचे टैप हो जाएगा, बात समझ है ना। तो उसमें इस तरह की सारी एबिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो वहां से नेक्टर को ले सके। अब मैं बताया कि इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आप हमिंग बर्ड को दिमाग में जरूर सेट करके रखें क्योंकि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह के कुछ स्पेशल केसेस लेकर चलते हैं। तो स्पेशल केसेस ऑफ पॉलिनेशन में एक आता है साल्विया का और दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका यक्का का। साल्विया जिसमें हम लोग लीवर मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। अब साल्विया का जो फ्लावर है इसमें आप इसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। तो जस्ट फोकस ओवर द कर्सर, यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। एक बड़ा सा पेटल होता है ऊपर की तरफ, बाकी दो पेटल्स नीचे की तरफ होते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी हुई है कि इंसेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इट इज अ फीमेल वास्प। उसको लगता है कि ये कोई फीमेल है उसी की स्पीशीज की। अब वो वहां पहुंच जाएंगे तो अल्टीमेटली पहुंचने के बाद में क्या है, जैसे वो अंदर की तरफ नेक्टर के लिए जाएंगे या इसको पुश करेंगे, अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एंथर है। ठीक है, एंथर क्या है, जैसे इसको दबाएंगे तो ये लीवर की तरह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये नीचे आया और इसकी विंग्स को टच कर रहा है। रब करेगा तो इसके पंखों के ऊपर लग जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर क्या है, स्टिग्मा होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो जाएगा दूसरे फ्लावर के पास में, साल्विया के, उस केस में क्या होगा, ये लीवर की तरह से इसका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा भी क्या करेगा, टच करेगा इसके विंग्स को, अल्टीमेटली पॉलिनेट हो जाएगा। तो एक बेस्ट एग्जांपल है लीवर मैकेनिज्म। बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में कि लीवर मैकेनिज्म किसके अंदर पाया जाता है। तो लीवर मैकेनिज्म इज फाउंड इन केस ऑफ द साल्विया। ठीक, अच्छा, यक्का के केस में क्या होता है, यहाँ भी एक इंसेक्ट है जो स्पेशल एग्जांपल्स हैं। नाम याद रखिएगा, मैं जानबूझ के यहाँ नहीं लिख रहा हूँ जिससे कि आप ध्यान से वीडियो को सुने। इट इज प्रोनुबा यक्का सेला, इसका पूरा नाम है प्रोनुबा यक्का सेला। एक मॉथ है या वास्प है। तो जो नॉर्मल वे में, यानी ये स्पेसिफाइड एग्जांपल्स हैं कि इनको पॉलिनेटिंग करने के लिए यही पर्टिकुलर इंसेक्ट्स या फिर यही प्रोसीजर को फॉलो अप किया जाएगा। ओके, ये दोनों एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साल्विया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ स्पेशल केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ और स्पेशल केसेस में हम लोग ही चलते हैं फिग के केस में, और दूसरा आता है कोलोकेशिया के केस में। कोलोकेशिया मीन्स अरबी, या आप मनी प्लांट कह सकते हैं। तो मनी प्लांट या फिर हम लोग बात करें अरबी के केस में स्पेशली यहाँ पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा, स्नेल्स के द्वारा। और फिग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिग यानी कि अंजीर। अंजीर के केस में जो पॉलिनेशन है, और अंजीर का तो 4-5 क्वेश्चंस बन करके चलते हैं। तो आप अंजीर को बहुत बेहतर तरीके से याद रखिए। आपसे पूछेगा कि अंजीर के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, आपसे पूछता है कि अंजीर के अंदर फ्रूट कौन सा होगा, आपसे पूछता है कि इसके अंदर पॉलिनेशन स्पेशली क्या हैं, आपसे पूछता है कि इसके अंदर जो अंजीर का जो फ्रूट है उसका स्ट्रक्चर। इस तरह से कई क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं। टाइप ऑफ द फ्लावर्स। ठीक, तो यहाँ 5-6 क्वेश्चंस अंजीर के ऊपर बन के चलते हैं। तो अंजीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अभी इन केस ऑफ द कोलोकेशिया, अरबी के केस में जो होता है पॉलिनेशन का प्रोसीजर होता है किसके द्वारा, स्नेल्स के द्वारा, घोंघे के द्वारा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अरबी के पौधे के आसपास वैसे नमी नॉर्मली रहती है और उसके आसपास छोटे छोटे से स्नेल्स आपको, अब स्नेल में जरूरी नहीं आप पर्टिकुलरली इसी तरह का स्नेल देखें, बहुत वैरायटीज हैं। आपको मालूम है कि शायद तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यस, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट फाइलम। हाँ, तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो अलग अलग तरह के स्नेल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लाइमैक्स या गार्डन स्नेल जो होता है वो गार्डन स्नेल या बगीचे का घोंघा जो होता है लंबा सा, आप उसको देखेंगे अरबी के प्लांट्स के आसपास अक्सर घूमते हुए। तो क्या रोल है आप समझ चुके होंगे इसका। बिकॉज ऑफ व्हाट, ऐसे नहीं घूम रहा है वो, उसको भोजन मिल रहा है, बदले में प्लांट को फायदा ये हो रहा है कि उसको पॉलिनेशन उसी के द्वारा हो पा रहा है, कोई और एजेंसी उसके पास नहीं है। अब बात करें फिग के केस में, तो फिग के केस में मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ जो ओस्टियोल होता है उसमें वास्प आती है। जो वास्प है एक ततैयाँ हैं, और वो ततैयाँ जाकर के उसके अंदर क्या है, एग दे देगी, फिर वो एग डेवलप होंगे, फिर वहीं पर जो 3 तरह के फ्लावर्स मैं आपको बताया भी था, मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स एंड द गॉल फ्लावर्स। ठीक है ना।
किस तरह से वहाँ पर न्यूट्रिशन लेंगे और किस तरह से डेवलप होने के बाद में उसको फाड़ करके उससे धीरे धीरे छेद करते हुए बाहर निकल आएंगे अंजीर में से। ठीक है, तो अंजीर में स्पेशली जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है, दैट इज विद द वास्प के द्वारा। आगे लेके चलते हैं। स्पेशल केसेस में हम 2 एग्जांपल्स और लेते हैं, दैट इज ऑफ द ऑफियोफिली। यस, यू विल सरप्राइज टू नो, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। बिल्कुल, देखिए ऑफियोलॉजी मैं आपको, अगर आप 11th की वीडियोस मेरी देखेंगे तो उसमें मैं बताया था कि ऑफियो टर्म जो है ये मतलब है किससे, स्नेक से। ये ऑफिडिया एक ऑर्डर होता है, 2 ऑर्डर हैं जिसमें एक लेजर टेल वो है, क्या नाम है, छिपकली का ऑर्डर, और दूसरा स्नेक का ऑर्डर आता है। तो स्नेक का जो ऑर्डर है उसका नाम है ओफिडिया। तो ओफिडिया से बना ऑफियोलॉजी। यस, ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स एंड ऑफियोफिली मींस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है अगर वो स्नेक्स के द्वारा हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ऑफियोफिली। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल, हाँ यस, अब एक गलतफहमी है। अक्सर कहते हैं कि साहब एलिफेंट जो है वो भी पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है, किसके केस में, रेफलेशिया के केस में, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिफेंट का रेफलेशिया के पॉलिनेशन से कोई लेने देना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दलदली क्षेत्रों में जहां पर एलिफेंट भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में जावा, सुमात्रा वगैरह जो हैं, वहीं पर रेफलेशिया भी ग्रो करता है। जब एक ही दोनों का हैबिटेट है तो क्या होगा, आसपास रहेंगे, लेकिन पॉलिनेशन से उसके कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए जो रेफलेशिया प्लांट है, याद रखिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, रेफलेशिया में पॉलिनेशन की प्रोसेस एक इंसेक्ट के द्वारा होती है, एक तरह का वास्प है, ततैयां हैं जो पॉलिनेशन का प्रोसेस करता है। तो ये बात क्या है, गलत है कि एलिफेंट के द्वारा रेफलेशिया के प्लांट में पॉलिनेशन होता है। अब तक हम जो समझ पाए पॉलिनेशन के बारे में, उससे रिलेटेड इस बार मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए डाल रहा हूं, तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस के जवाब पहले खुद देने की कोशिश करेंगे। ये चलिए ठीक है, उस हिसाब से पहले आप क्वेश्चन को लीजिए, फिर इसका आंसर लिखिए। परागण पक्षियों के कारण अगर होता है तो उसको क्या नाम देंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इनमें से सही ऑप्शन छांट कर लिखेंगे, एंटोमोफिली या ऑर्निथोफिली या एनिमोफिली या जूफिली। तो मैंने बताया था जहां भी फिली टर्म आता है, फिली का मतलब पॉलिनेशन से है। यस, अब आगे वाला जो उसका प्रीफिक्स है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटमो का मतलब इंसेक्ट होता है, ऑर्निथो का मतलब बर्ड होता है, एनिमो का मतलब एयर होता है, और जू का मतलब जनरली एनिमल्स होता है। यस, तो अब आप आंसर क्या होगा सब समझ रहे हैं आप लोग। ओके, एक ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है, मैंने देखा कि कई बार ये पूछा गया कि परागकण के स्रोत के आधार पर परागण के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। अभी पीछे आपने अगर देखा होगा वीडियो तो उसमें आपको इसका आंसर मिल गया होगा। नॉर्मली 3 तरह का मैंने बताया था, दैट वाज द ऑटोगैमी एंड नीटोगैमी एंड नीटोगैमी, तीसरे वाला, ओके, जीनोगैमी, सॉरी। चलिए, तीसरा क्वेश्चन लिया हमने, परागण है क्या, उसको डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप आसानी से बता पाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको आंसर इसमें लिख दिया है। चलिए, एक क्वेश्चन और लीजिए, परागण को सर्वश्रेष्ठ के रूप में परिभाषित किया गया है, क्यों, बेस्ट फिनोमिनन क्यों है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, तो यहाँ आपको उसका क्या करना है, इंपॉर्टेंस लिखनी है। नेक्स्ट आता है परागण की विशेषताएं बताइए, तो बता दीजिएगा व्हाट आर द स्पेशलिटीज। अच्छा हाँ, सॉरी, ये क्वेश्चन है आपका कि परागण किसकी विशेषता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस किसमें होता है, एंजियोस्पर्म में या टेरिडोफाइट्स में। ये थोड़ा स्पेलिंग हिंदी में आने की वजह से जो फॉन्ट है वो इसी तरह का फॉन्ट पकड़ रहा है। तो एंजियोस्पर्म आप समझ रहे हैं, आवर्तबीजी पौधों में, या टेरिडोफाइट में यानी फर्न वगैरह में, या ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइट में यानी मॉस वगैरह में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिएगा और इसका आंसर लिखिएगा कि पॉलिनेशन किसकी विशेषता है। ओके, मैं हिंट के लिए बताना चाहूँगा, केवल 2 ग्रुप्स हैं, बहुत एडवांस ग्रुप्स जो हैं प्लांट्स के, उन्हीं में केवल पॉलिनेशन होता है, बाकी का पॉलिनेशन से कोई खास लेना देना नहीं है, क्योंकि उनमें पोलन ग्रेन्स बनते ही नहीं है। ओके,
चलिए, तो इस तरह से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, इसके आंसर भी साथ साथ दे दिए हैं। आप इनको अपने जो फेयर कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, ईमेल आईडी भी है जिस पर आप हमें अपनी शिकायतें या सुझाव लिख सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि क्योंकि रेगुलर वे में वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं, जब भी वीडियो बनेगा तो आपको क्लिक कर देगा। यदि आपसे संबंधित वीडियो है, आपकी क्लास से संबंधित वीडियो है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू एंजॉयड।